आपको अपना क्वेश्चन पेपर जो है अनंत टुकड़ों में विभाजित करके वहीं पड़े किसी डस्टबिन में डाल देना है। मतलब ये तो आप मान कर चलो कि आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आप लोगों का 20 फरवरी का जो भी पेपर है, 20 फरवरी का सुबह 10:30 बजे पेपर शुरू होगा और 10:15 पे आपके हाथ में आपका क्वेश्चन पेपर होगा ऐसे, जो आप लोगों ने देखा अभी। आपको सील खोलने के लिए बोल दिया जाएगा कि सील खोलो और पढ़ना शुरू करो, रीडिंग टाइम। यानी कि आपको 10 बजे आपकी ऐसी एक OMR शीट मिल चुकी होगी जो आप भर रहे होंगे। आप अपना साम्राज्य बना रहे होंगे, पेंसिल यहां रखोगे, रबड़ यहां रखोगे, स्केल यहां बिछाते हो ना तुम, तो वो कर रहे होंगे 10 बजे, वो कर रहे होंगे। यानी तुम्हें सेंटर के बाहर 9:45 पे होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि लगभग आसपास की विसिनिटी के ही स्कूल आप लोगों को मिले होंगे। रोहिणी में हो तो पीतमपुरा, पंजाबी बाग, अशोक विहार, किसका दूर पड़ा है क्या सेंटर? आसपास ही होगा सेंटर। और जिस दिन बोर्ड का पेपर होता है उस दिन तो पापा छोड़ने जाते हैं। पता नहीं वो उनको क्या लगता है कि आज मैं से अपनी थोड़ी ऊर्जा दे दूं कि बेटे नहीं देखा अच्छे से करना। अरे पापा पढ़ाई नहीं है, अच्छे से कहां कर लेंगे। ऐसा होता है ना, पापा छोड़ने जाते हैं। जैसे साइंस के पेपर और मैथ्स के पेपर में पापा छोड़ने गए थे बोर्ड में, चाहे अंग्रेजी में ना छोड़ के गए हो, बट साइंस के पेपर में बेटा नहीं। यूजुअली यही एटीट्यूड है। तो आप लोग 9:45 पे बच्चों सेंटर के बाहर होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा स्ट्रेटेजी बना भी रहे होंगे। लेकिन एक चीज मैं और डाउन कर दूं यहां पे कि 9:45 पे अगर आप सेंटर के बाहर हो तो अपने दोस्तों से ना मिले। बाहर जो दोस्त मिलेंगे कुत्ते हैं साले। नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, दोस्त तो अच्छे होते हैं। दोस्त है, दोस्त इंपॉर्टेंट दोस्त हैं। हम लड़कों में तो गाली देते हैं बस। ये ज्यादा था कि पापा है पापा, आपस में कुछ फैटिश होती लड़कों की कि पापा बोलियो। हाँ गाइस प्लीज पे अटेंशन। तो आप पहले ना मिले किसी से भी, उसका बहुत बड़ा कारण है बेटा। क्योंकि ना आखिरी मोमेंट पे ना कुछ बच्चों को आदत है कि आखिर में कुछ पढ़ते रहते हैं। कोई सैंपल पढ़ रहा है, कोई रजिस्टर खोल के बैठा हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज पढ़ रहा है। तुम भी पढ़ो, तुम फॉर्मुलेज पढ़ो, रिवाइज करो लास्ट मोमेंट पे कि फॉर्मुले देख रहे हैं। नया कुछ मत पढ़ो, लेकिन अकेले रहो। अकेले मतलब कि सेंटर के बाहर गाड़ी में बैठे हुए हो पापा के साथ, काले शीशे कर दे ऊपर, एकदम अकेले बैठे हुए हो। एसी चल रहा है, कभी हीटर चल रहा है, हीटर चल रहा, गर्मी लगी, पापा ने हीटर की जगह एसी चला दिया, ठंड गर्म, पानी है, घड़ी है, सब देख रहे हो। बट दोस्तों से मत मिलो, बिकॉज दोस्त कोई ना कोई ऐसा सवाल बता देगा जो तुम्हें नहीं आता होगा। ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी मैडम ने बताया था। तेरे मैडम को किसने बताया? तो इसे किसी से मत मिलो। तो रीच बिफोर टाइम, बट डोंट मीट विद योर फ्रेंड्स। किसी से भी मत मिलो। मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं। मैं 10वीं के पेपर में पहले पहुंच गया। अच्छा 10वीं तो 10वीं होती है, पता ही नहीं होता कुछ भी, लगता सब आता है कि ये तो आता है, ये भी आता है। वो 4 क्वेश्चन लेके आया, पता नहीं कोई कहां से, साला एक भी नहीं दिख रहा। मैं कहा यार ये तो अगर पेपर में आ गया। अच्छा वो बोलते भी ऐसे, बेटा ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ये तो लीक हो रखे हैं पेपर। फटती हमारी यार, ये तो नहीं आता। इसलिए सेंटर पे पहुंचो, लेकिन सेंटर से पहले ही 5-2 मिनट के रास्ते में खड़ी करवा लो गाड़ी कि पापा यहीं रुक जाते हैं और सेंटर पे नहीं मिलेंगे। और जैसे ही गेट खुले एकदम ऐसे घुसना, जैसे वो जे की मूवी देखी है, रॉकस्टार मूवी देखी है, ऐसे बिल्कुल किसी से बात नहीं करनी। मतलब कोई अगर बोले भी ना कि भाई सुन इग्नोर कर देना। और बाद में बोल देना कि भाई पता नहीं माता सी आ रखी थी, हमारे यहां ना पूजा वूजा है आजकल। मैं सही बता रहा हूं, नहीं मिलना। दूसरी चीज, आप लोग 10 बजे 9:50 पे एंट्री शुरू हो जाती है। यूजुअली 9:50 9:30 एंट्री शुरू कर देते हैं ये लोग। तो अब 9:45 पे सेंटर के अंदर चले गए। अगर आपको लगता है कि आपको वॉशरूम जाना है, जो कि बड़ी व्यर्थ सी बात होती है, घर से नहीं मूत के आ सकते हैं, मतलब सॉरी टू से, लाइक क्यों जाना है दूसरे के गंदे वॉशरूम देखने? गंदे होते हैं स्कूलों के वॉशरूम। तो पहले हो आओ, पानी की बोतल साथ लेके जाओ, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। मैंने कई बच्चों को देखा, पेपर चल रहा है, वॉशरूम के आ रहे हैं, मैम मैं गो टू वॉशरूम। अरे
टॉयलेट में ऐसा क्या रखा है, पर्ची रखने का माहौल है ही नहीं कि भी पहले रखा हो कुछ, तो पहले सब कर लिया, 10 बजे सीट पे बैठ गए, 10 बजे सीट पे ओएमआर भरनी शुरू कर दी। ओएमआर को ध्यान से भरना, बिकॉज एक बार अगर गलती हुई तो फिर फ्लूइड ला रहे हैं, वो रबड़ ला रहे हैं, तो वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ओएमआर आपको भरनी मेरे ख्याल से आती है, इसलिए मैंने आज की क्लास में सबसे पहले आपसे ओएमआर भरवाई। और किसी ने गलत भी भरी होगी तो कोई बताएगा नहीं मुझे कि मैंने गलत भर दी थी सर, मैंने पूछा आखिरी में कि पहले ना पूछा ना कि किसी ने गलत भरी, कोई बताएगा भी क्यों मुझे, क्यों बिना बात बोलूँ मैं। तो आप ओएमआर ढंग से भर लेंगे। 10:15 बजे पेपर शुरू हुआ। पेपर जैसे आपने शुरू किया, आपका जो रीडिंग टाइम है उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट लगा के पूरा पेपर एनालाइज पढ़ लेंगे, एक बार पूरा पेपर देख लेंगे क्या आ रखा है क्या नहीं आ रखा। एंड मोस्टली फोकस ऑन ट्राई टू सॉल्व एमसीक्यू एंड केस पे स्टडी, नॉट असम्पशन। इस टाइम पे असम्पशन सॉल्व नहीं करना, क्योंकि इसको दोबारा से करना पड़ेगा यार। असम्पशन ना 2-3 बार पढ़ने पड़ते हैं, तो अभी पढ़ के उसका टाइम वेस्ट ही होने वाला है। दूसरा, एनालाइज कर लो, डिसाइड कर लो कि कौन सा ऑप्शन करना है तुम्हें, मैंने बता दिया। और मार्किंग ये देख लो, अब ये मार्किंग भी जरूरी है कि जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं उन पर टिक कर लो, जो बहुत बढ़िया आते हैं उन पर स्टार लगा लो सेक्शन वाइज ना, और जिन्होंने थोड़ा डाउट उन पर क्वेश्चन मार्क लगा लो। तो सेक्शन शुरू करते हुए वो क्वेश्चन सबसे पहले करो जो सबसे ज्यादा अच्छे आते हैं। पेपर ऐसा ही होना चाहिए। अब देखो, हमने सेक्शन ए से अटेम्प्ट करना शुरू किया, मैं आपको अटेम्प्ट का भी बताऊंगा, मैं यूजुअली बोलता हूं अटेम्प्ट करो सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए अटेम्प्ट करने का फायदा ये होता है कि कहीं पे भी कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो जगह छोड़ दो, एक ही लाइन तो छोड़नी है उसमें, तो वो किया जा सकता है। उसके बाद आपने टारगेट करना है अपना पूरा पेपर 2 घंटे 40 मिनट में खत्म करने का। यानी आप देख लो बेटा, आपके पास 3 घंटा नहीं है। कई बच्चों का होता है कि पेपर लेंथी बोलते हैं बच्चे, कुछ लेंथी है, कुछ बोलते हैं बच्चे लेंथी पेपर आ गया। लेंथी आता, सबके लिए लेंथी आता है। तो समझ में आ जाता है कि अगर बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चन दे रखे हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दे रखी है, तो लेंथी होगा। उसके लिए जैसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन को बी प्रिसाइज, बुलेट्स में लिखो, पॉइंट्स में लिखो, तो वैसे टाइम थोड़ा सा बचेगा। जैसे 3 नंबर वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा थ्योरी मत लिखो, पॉइंट्स में लिखो। आप देखना टॉपर की शीट, उसने पूरा पेपर पॉइंट्स में लिखा हुआ है भाई, कैलकुलेशंस पूरी लिखो। अच्छा, ये मैं आप लोगों से कह रहा था कि सेक्शन वाइज प्रायोरिटी मेरे हिसाब से होनी चाहिए, बाकी आपकी हो सकती है बेटा। मेरे हिसाब से पहले सेक्शन ए अटेम्प्ट करना चाहिए, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन ई, फिर सेक्शन सी एंड सेक्शन सबसे आखिरी में। अब मैंने जैसे डिवाइड किया है, मुझे लगता है कि सेक्शन ए को ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट एमसीक्यू सॉल्व करने में लगते हैं, और बाकी 10 मिनट आपको असर्शनिज्म में। तो टोटल टाइम कितना हो गया यहां पे बताना जरा, 25 मिनट्स। तो 25 to 30 मिनट्स हो गए। तुम याद रखना तुम्हारे पास 180 मिनट है, ठीक है, 30 मिनट जा चुके हैं। सेक्शन बी 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 10 नंबर के। मैंने बोला 20 मिनट में कर लेना, 20 मिनट्स में 20 मिनट। सेक्शन ई बड़ा है, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये बड़ा है, 15 नंबर का है, सालो है तो सेक्शन ए जितना ही, मार्क्स के हिसाब से देखो। तुम लोगों ने सेक्शन ई जब भी किया है कितना टाइम लिया है? अगर तुम 45 मिनट ले रहे हो, तुम 50 मिनट ले रहे हो, तुम पेपर छोड़कर आने वाले हो। सर कैसे पता चलेगा कि कितना टाइम ले रहे हो? मॉक टेस्ट देके 2-3 मॉक टेस्ट लिख लो, 2-3 मॉक टेस्ट लिखो, और एक एवरेज वाले मॉक टेस्ट। ऐसा नहीं कि 2025 का दिल्ली बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसमें मुश्किल होगी। ये वाला जो पेपर जो तुम लोगों ने मेरे साथ आज सॉल्व किया है, ये वाला, ये दिल्ली बोर्ड का पेपर नहीं है, बट है ये सीबीएसई के 2025 का पेपर। थोड़ा सा रिलेटिवली इजी है। अगर इसका पेपर सॉल्व करते, अभी तुम घर जाके 5 नंबर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करना, और देखना पूरा लिखने में तुम्हें कितना टाइम लग रहा है। अगर 30-35 मिनट लग रहे हैं तो ओके, अगर 40-45 मिनट लग रहे हैं, 50 मिनट लग रहे हैं, तो बहुत डिजास्टर होने वाला है। यानी उस टाइम पता चलेगा कि हो गया खत्म। तो ये गलती नहीं करनी, 30 से 35 मिनट से ज्यादा सेक्शन ई में टाइम नहीं लगना चाहिए। बच्चों का लग रहा है बिकॉज इसमें डायग्राम बनाने को आते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाने को आया हुआ था। अब तू खुद बोल, कंपाउंड माइक्रोस्कोप डायग्राम तो एक बार में सही बनता ही नहीं ना यार। तो यानी कि प्रैक्टिस चाहिए ना पहले, और स्ट्रेटेजी भी चाहिए कि भाई घड़ी के हिसाब से 35 मिनट से ज्यादा नहीं। घड़ी पहन के जाना, टेबल पर उतार के रख देना। डिजिटल अलाउड नहीं होती, एनालॉग वाली घड़ियां वो सुइयां होती हैं उसमें वो अलाउड होती हैं। तो प्लानिंग करके जाओ कि इतने मिनट में मैं यहां पे होना चाहिए। अगर 10:30 बजे मैं पेपर लिखना शुरू कर रहा हूं, 11 बज गया है, 11:20 हो गया है, 11:20 में मैं सेक्शन ई शुरू कर रहा हूं, तो 11:50 से ज्यादा नहीं, यानी कि तुम्हें 12 बज गए पूरे और तुम्हारा सेक्शन ई नहीं हुआ, तो तुम डिजास्टर
कर चुके हो, फिर वो कवर नहीं होएगा हमसे। तो मेरी समझ में प्लानिंग समझ रहे? अरे ये सब स्क्रिप्टेड है दोस्त। पेपर लिखना इज आर्ट, इट इज अ परफॉर्मेंस। तुम्हें क्या लग रहा है पेपर में जाएंगे ऐसे लिख देंगे, लो कुछ भी लिख देंगे? अरे इट इज आर्ट। तुम्हें टाइम फ्रेम पता होने चाहिए, तुम्हें काउंटर्स पता होने चाहिए, कितना टाइम कितना चाहिए, कितना टाइम लगाना है, कितना टाइम छोड़ना है, किसको कितना टाइम देना है, सेक्शन वाइज कितना टाइम होना चाहिए। ये मैं आइडियलिटी बता रहा हूं। हो सकता है कुछ बच्चा बोले भैया एमसीक्यू तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिए थे, 12 एमसीक्यू थे बाबू, 5 तो पहले ही सॉल्व हो रहे थे, तो सर यहां तो 10 से 15 मिनट लगने ही नहीं मेरे को। ठीक है भाई, थोड़ा और पहले कर ले। टाइम कम होगा चलेगा, ज्यादा होगा मुश्किल होगा, लेकिन बहुत ही कम होगा तो द चांसेस ऑफ एरर विल बी देयर। इसमें आंसर के एरर आने के चांसेस ज्यादा होंगे, इसलिए ये मिनिमम टाइम है। सेक्शन ई कर लिया 30 से 35 मिनट में। सेक्शन डी में बोल रहा हूं सबसे आखिर में करना 15 मिनट। अब मुझे पता टाइम कितना बचा। ये सेक्शन जो सेक्शन ई है बेटा, सॉरी सेक्शन सी जो है बेटा, ये 21 मार्क्स का है, सबसे बड़ा वेटेज का। एंड द प्रॉब्लम विद दिस सेक्शन इज इसी के अंदर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो तुम्हें क्या लगता है कितना टाइम चला गया? 30 मिनट या 20-50, 50-30, 80, 80-15, 95, चल 100 मिनट मान ले। 80 मिनट बचे हैं तेरे पास। 80 मिनट के हिसाब से 80 मिनट के हिसाब से 1 घंटा 20 मिनट, यानी तेरे पास सिर्फ मैक्सिमम 1 घंटा, क्योंकि 20 मिनट तेरा रिवीजन के लिए चाहिए। यानी तेरे को सेक्शन सी में कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट्स। अब तू जितना ज्यादा जहां से टाइम बचा पाएगा वो तेरी जीत है बेटा। तू अपना पेपर 2 घंटे 40 मिनट से पहले खत्म कर ही नहीं सकता। अगर इससे ज्यादा टाइम ले रहे हो तो रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। द प्रॉब्लम इज कई बच्चा बोलता भैया रिवीजन करना ही क्यों है, मैं तो सही लिखता हूं हमेशा, रिवीजन में क्या करना होता है। मैं रिवीजन के 2-3 तुम्हें पॉइंट बताता हूं, तुम्हें बड़ा मजा आएगा समझ के। पहले टाइम डिविजन याद रखोगे। दिस मे वेरी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल। तुम में से ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जो सेक्शन ई सबसे पहले अटेम्प्ट करते होंगे, करते हैं, हाथ खड़ा करो कौन है, करते हैं, वेरी गुड। और तुम्हारा उससे आउटपुट अच्छा आता है तो डोंट स्टेंड द स्ट्रेटेजी बच्चों, मत कर चेंज। सेक्शन ई कर ले पहले, कोई नहीं, सेक्शन ई कर ले पहले, फिर सेक्शन ए कर ले। तो अपने आप की स्ट्रेटेजी बनाएगा ना। तेरा बेस्ट आउटपुट कैसे पता लगेगा तेरे को? मॉक टेस्ट है 3, मॉक टेस्ट है 3, एक मेरी स्ट्रेटेजी लगा, एक अपनी लगा ले, एक रैंडमली कुछ चूज कर ले पेपर के अकॉर्डिंगली, कि भाई पेपर भी तो बताएगा कौन सी स्ट्रेटेजी लगेगी। कि एमसीक्यू बहुत आसान आया है भाई, सेक्शन सबसे पहले चपका दो। सेक्शन ए बहुत मुश्किल आया हुआ है, सबसे आखिरी में करेंगे। कहीं पर होता है एमसीक्यू डिफिकल्ट आ जाते हैं। जैसे इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 सबका फंसा था, अभी 4 था 5 था, जो 5 था फंसा था ना सबका, कि वो जो भी था फंस गया था सबका 1 मिनट के लिए। मतलब 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था ना वो। तो कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं। तो 2-3 स्ट्रेटेजी तुम बनाकर देखो ना, तुम्हें फाइनल पता चल जाएगा कि हाँ ये स्ट्रेटेजी हो गई। तो अगर तुमने वो 3 पेपर सॉल्व कर लिए, तुम्हें पता है कि तुम्हें फाइनल डे में कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। और जिनमें सबसे अच्छा आ जाए रिजल्ट कि भैया स्ट्रेटेजी 1, 2 या 3 वो बेटर थी, तो उसका एक पेपर और देख लेना बस। समझ में आ रही है क्या? सेक्शन वाइज डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। 2-3 चीजें और याद कर लो कि भैया इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, और अंडरलाइन करने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। जिस पेन से लिख रहे हो उसी से कर दो। डोंट यूज जेल पेन। एक तो जेल से ना पीछे छपता है, पेपर खराब होता है। ऑल द बोर्ड की शीट बड़ी मोटी होती है, लेकिन फिर भी जेल पेन यूज नहीं करना, क्योंकि रोते रोते कई बार टिक कर वो जेल पेन यूज नहीं करना। कौन सा पेन यूज करना है? बॉल पेन, सबसे सस्ते वाला, 2 रुपए वाला, क्योंकि उसका स्पीड बहुत बढ़िया होता है। दिखाना जरा, पेन दिखाना है। ये इस तरीके के पेन सही है सर, जेल पेन, सॉरी बॉल पेन, ये सही है। एक वो आता है नीले ढक्कन वाला रिनॉल्ड्स का पेन, वो सबसे बढ़िया है। हाँ ये भी बढ़िया, 2 रुपए का। कोई पायलट पेन कुछ नहीं, ये जेल पेन लेंगे सुंदर, कुछ नहीं। सुंदर कौन मांग रहा तुमसे? पेपर में सुंदरता के नंबर नहीं है, प्रेजेंटेशन के नंबर है कि सर साफ साफ होना चाहिए बस। राइटिंग गंदी हो साफ हो से कोई फर्क नहीं पड़ता। बैठने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? हाँ ओके। अगर आप डेरिवेशन थ्योरी क्वेश्चंस लिख रहे हो तो डोंट राइट इन पैराग्राफ,
डायग्राम पेंसिल से बनाने, पूरी लेबलिंग करनी है। जैसे अभी मैंने वो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाया था, उसमें क्या किया मैंने, लेबलिंग कर दी थी। एक्सप्लेन एवरी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व। जैसे इमेजिन करो कोई फिजिकल क्वांटिटी डेरिवेशन कर रहे हो तुम, लेंस मेकर फॉर्मुला कर रहे हो, तो एफ इज अ फोकल लेंथ, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव, R1 R2 होता है रेडियस कर्वेचर ऑफ टू लेंसेज, बताना पड़ेगा पहले। कोई भी रूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए इंड्यूस करंट निकालना है, जैसे म्यूचुअल इंडक्शन आ रहा है, तो उनके प्रिंसिपल्स के थ्योरी के नाम लिखो, रूल्स के नाम लिखो, और एब्रिविएशंस यूज नहीं करनी है। न्यूमेरिकल्स के लिए हमेशा गिवन लिखो और फॉर्मूला लिखो। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता होगा कि भाई ये वाला क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, सब न्यूमेरिकल रखा आता ही नहीं है, जो गिवन है वो तो दिख रहा है ना, अंदर थोड़ी ना है तू कि भाई दिखता भी नहीं है भैया मुझे तो मान ले कि तेरे को क्वेश्चन नहीं आता, न्यूमेरिकल नहीं आता, तू क्या करेगा बोल, तू गिवन लिख देगा, तू फॉर्मूला लिख देगा। सर फॉर्मूला तो नहीं पता, तू सारे लिख दे एंड चूज द अबव। तो टीचर को ढूंढने देना भाई, हो सकता है लिखते लिखते कोई कैच ही कर जाए कि हाँ यार ये लगा दूं। देखो मैं सेफर खेलने के लिए बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कुछ भी छोड़ के, अरे कुछ तो देगा। वो हो सकता है कि पेपर अच्छा कर रखा है बच्चे ने, एक क्वेश्चन कर रखा है, चलो दे देता हूं नंबर। इसलिए गिवन लिखो, फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला नहीं पता कौन सा है, चैप्टर पता चल गया ना कौन सा है, कि वो ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन है, ट्रेजेक्ट्री का, तो रेडियस का फॉर्मूला तीनों चारों लिख दे, सारे लिख दे, टीचर को चूज करने दे। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, कुछ भी लिख दे, रिलेटेड फ्लक्स पे न्यूमेरिकल आया, फ्लक्स के बारे में लिख दे। समझ रहे तू, इतना भी वियर्ड मत हो जाना कि पूछ रहा ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, बता रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअल प्रॉपर्टी, ये सब नहीं चलेगा। कैलकुलेशन पेशेंटली करनी है बच्चों। जब आप मैथ्स करते हो तो जल्दबाजी मत करना, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि एक बार गलत आंसर आया, क्रॉस चेक किया, गलती आई, दोबारा करना पड़ेगा। तो जब भी मैथ्स करने के लिए बैठो तो उसको थोड़ा सा पेशेंटली, कि आराम आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं। और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, हम यूनिट लिखना भूल जाते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी निकाली, यूनिट लिख दी, और यूनिट को अंडरलाइन कर दिया। यूनिट को अंडरलाइन कर दिया क्यों? क्योंकि रिवीजन में जब हम चेकिंग कर रहे होंगे तो पता चला हमने वोल्टेज निकाल रखे और एम्पियर लिख रखा, करंट यूनिट एम्पियर लिख दिया, तो अंडरलाइन को तो पता चल जाएगा पहले ही कि अरे वो गलत लिख रखा है। तो यूनिट लिखो, यूनिट को अंडरलाइन कर दो, सेक्शन को मिक्स नहीं करना। और हां, हर क्वेश्चन को लिखने से के बाद एक दो लाइन छोड़ देना। मैं भी देख रहा था, अभी आप लोगों में से किसी ने पेपर दिखा, पेपर दिखाना जरा। हाँ, जैसे इस बच्चे ने भी, अब देखो इसने क्वेश्चन लिखा, सेक्शन ए आंसर 1 ए 540, आंसर 2 ऑप्शन क्या लिखा है, साले यही नहीं होना चाहिए बस। तो समझ रहा है कि मुझे भी पढ़ने में दिक्कत हो कि डी लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, समझ रहे हैं ना, x/4 लिखा हुआ है, फिर b लिखा हुआ है √2 q² पाइप्स नॉट, मतलब पूरे आपको ऐसे लिखना है, आपने गैप छोड़ा हुआ है एक एक लाइन का। चाहे सेक्शन बी में लिख रहे हो, चाहे सेक्शन डी में लिख रहे हो, चाहे सेक्शन ई में लिख रहे हो, गैप छोड़कर चलो। पेपर प्रेजेंटेशन ऐसे ही होती है बेटा। आई होप आप लोगों को लेक्चर यहां तक समझ में आया होगा। हाँ 2 मिनट बैठे रहना। हाँ हाँ हाँ, वो कर सकते हैं, मतलब 2 पहले A1 बाद में, हाँ कर सकते हैं, हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा ये करना भी चाहिए। क्लास है क्या किसी के भी? बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ लूंगा, पूरे साल झेला है तो 2 मिनट और झेल लो। ये एक बच्चे ने बोली, ये बात अच्छी बोली है वैसे, कि कभी भी कोई भी सेक्शन आप करो, कोई भी सेक्शन जब भी आप अटेम्प्ट करो, तो उस सेक्शन में जो सबसे अच्छा आपको आता है क्वेश्चन वो कर सकते हो। यानी मान लीजिए अगर आप फॉर एग्जांपल सेक्शन बी करना शुरू करते हो, सेक्शन बी शुरू होता है 17 नंबर क्वेश्चन से, 17, 18, 19, 20, 21, तो हो सकता है तुम्हें 21 अच्छा आता हो, उसके बाद 18 अच्छा आता हो, तो वो ही करो। आप हमेशा सवाल वो करके आओ पहले जो ज्यादा अच्छे से आते हो, उससे जब टीचर आपका पेपर चेक करेगा तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको भी मिलता लिखते हुए, और टीचर को भी अच्छा लगता कि पेपर अच्छा सॉल्व किया हुआ है। तो ये जरूरी बातें हैं बेटा। लास्ट बट इट इज नॉट लीस्ट, आप अपना पेपर कर आ गए, आपने अपना पेपर कंप्लीट कर लिया, घर पेपर वापस नहीं आना चाहिए, पेपर घर पे वापस नहीं आना चाहिए। मतलब आपका कोई क्वेश्चन पेपर आया, मान लीजिए क्वेश्चन पेपर था, तो आपको करना क्या है,
आपको अपना क्वेश्चन पेपर जो है अनंत टुकड़ों में विभाजित करके वहीं पड़े किसी डस्टबिन में डाल देना है। मतलब ये तो आप मान कर चलो कि तुम समझ रहे हो क्या? तुम समझ रहे हो क्या? यही एटीट्यूड होना चाहिए। अ सिंगल शीट ऑफ पेपर, घंटे बाद ही वैसे। आपको पेपर डिस्कस नहीं करना बेटा। आप जब भी अपना पेपर करके आए, आप लोगों का 20 तारीख को पेपर है और शायद उसके बाद 8 दिन की छुट्टी केमिस्ट्री में। माशाल्लाह कितना दिन मस्त। इस बार खाली फिजिक्स को पनौती लगी है। एक तो इनका सिलेबस ज्यादा, एक उससे पहले फिजिकल एजुकेशन डाल दिया। एक दिन में क्या करेगा बच्चा? कुछ नहीं करेगा बच्चा। 19 तारीख को बस रिवाइज करेगा बच्चा, नया कुछ नहीं पढ़ेगा। नया जिसको पढ़ना है 15 तारीख तक पढ़ लो, उसके बाद कट मारते रहना। मैंने आप लोगों को बहुत बारी बताया कि कौन कौन से चैप्टर प्रायोरिटी में होने चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बना रखी हैं, आप उसको देखो, उसको फॉलो करो, और कुछ नहीं करना। और 20 तारीख को पेपर घर वापस नहीं आना चाहिए बेटा। अगर घर पेपर वापस आ गया तो 20 तारीख का दिन पूरा मातम में जाएगा। और एक तो पता नहीं साले यूट्यूबर्स में क्या चुल है, उसी दिन रात को बैठ के पेपर एनालाइज करते हैं। मैं कह रहा हूं करना क्यों है पेपर एनालाइज? इससे होगा क्या? घर वाले भी ऐसे हैं बड़े, कहते हैं मुझे फोन आता है, सर आप बता सकते हो इसका क्या? अरे मैं तो वैसे ही अनअवेलेबल होता हूं, मैं तो एयरप्लेन मोड में होता हूं। मेरा फोन 10 बजे बंद हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ एक हादसा हुआ था। मुझे 10:30 पौने 11 एक फोन आ गया था, बोर्ड का पेपर चल रहा था, सर इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता देगा। मैं मरेगा साले। तो मैंने जी हाँ, कह रहा आपने बताया, कहता है मैं कर सकता हूं ऐसा। मेरा फोन और मेरे सारे इंस्टीट्यूट के नंबर, इंक्लूडिंग मेरी बीवी का नंबर, हम जाते हैं ऑफलाइन मोड पे कि हम पहुंच ही नहीं सकते, रीच ही नहीं हमारी। क्यों करें? लैंडलाइन वैंडलाइन यूज नहीं करते सर, अब सब खत्म हो चुका, तारे कट चुकी हैं। तो आप लोगों को ये फॉलो करना है दोस्तों। 20 तारीख को पेपर डिस्कस नहीं करना, किसी से भी नहीं करना। और अगर घर आके पेरेंट्स बोल भी दें ऐसे, क्योंकि पेरेंट्स बड़ा जिद करते हैं कि बताओ भाई कैसा हुआ, बोला बहुत बढ़िया, कहता सीबीएसई टॉपर का नाम सुना है अगला भाई आएगा। और फिर जिस दिन बोर्ड के पेपर खत्म हो जाए, रोते रोते मुंह से बोल देना कि पापा मैंने आपसे झूठ बोला था। वैसे तुमने कम झूठ बोल रखे हैं कि पापा मेरा पेपर तो बहुत खराब हुआ था, देखो मैंने तो ऐसा कर दिया था पापा, मेरे से तो नहीं हुआ पापा, मैं तो तुम नकली तो रो ही लोगे, इसमें क्या है। बस 20 तारीख को पेपर डिस्कस नहीं होगा बच्चों, ना मैं करूंगा, ना मैं उम्मीद करूंगा कि क्योंकि मुझसे करने के लिए आए। इवन बच्चों के सेंटर्स आसपास पड़े होते तो बच्चे इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, तो 1 बजे मैं अपना फ़ोन खोल लेता हूँ। तो मैं यूजुअली फ़ोन पे बात करता हूँ कि हाँ भाई चलो पेपर कैसा हुआ, और मैं हमेशा हर बच्चे को बात करते हुए बोलता हूँ कि पेपर जैसा भी हुआ अगले पेपर पे ध्यान लगाओ।